गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस पढ़ना शुरू किया था। सेंटेंस जिसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी, डेफिनेशन कि ए वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। के मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है वो होता है वाक्य, सेंटेंस। फिर हमने पढ़ा था कि सेंटेंस बनते किससे, कि वर्ड से, शब्दों से मिलकर। और शब्द किससे बनते हैं? लेटर से, अक्षरों से। तो सेंटेंस की डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ लेटर ने ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। फिर हमने पढ़ा वर्ड्स की डेफिनेशन कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। ठीक है। सेंटेंस ग्रुप वर्ड, सेंटेंस किससे बनता है? वर्ड से। और वर्ड्स किससे बनता है? लेटर से। और लेटर क्या होता है? लेटर की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी लेटर्स की कि लेटर्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। मतलब सब शुरुआत कहाँ से होती है लैंग्वेज की? लेटर से। लेटर से ही शब्द बनते हैं, शब्द से फिर वाक्य बनते हैं, वाक्य से फिर पैराग्राफ, और पैराग्राफ से फिर बड़े बड़े चैप्टर। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि मतलब जैसे हमने एक स्पेलिंग देखी एप्पल की, APPLE। ठीक है, तो हमने बस सबसे पहले ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। तो हमने पहले ए को उठाया, रखा एक लाइन में, फिर पी को उठाकर ए के पास में रखा, फिर एक बार पी को और उठाया, फिर वापस ए के पी के पास रखा तो APP हुआ। फिर एल को उठाकर पी के आगे रखा तो APPL। फिर बाद में ई को उठाकर एल के आगे रखा तो APPLE, एप्पल। देखो, सबसे पहले तो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स बना, ग्रुप 5 लेटर्स का एक ग्रुप बना एप्पल। फिर बाद में उसका कंप्लीट अर्थ निकलता है सेब, तो वो होगा वर्ड। कंप्लीट अर्थ नहीं निकलेगा तो वर्ड नहीं होगा। जैसे APPLE, एप्पल एंड सेब होता है। अगर हमने स्पेलिंग उल्टी से लिख दी, पहले ई लिख दिया, फिर पी लिख दिया, फिर ए लिख दिया, फिर एल लिख दिया, तो इसका पूरा अर्थ निकलेगा ही नहीं, तो ये एक वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है। फिर हमने सेंटेंस की कुछ नियम होते थे, 4 नियम हमने पढ़े, रूल्स। फर्स्ट था कि किसी भी सेंटेंस का शुरू कहाँ से होता है, ये कैसे पता लगाए कि जहाँ से शुरू होगा वहाँ सबसे पहला अक्षर कैपिटल। सेंटेंस का सबसे पहला लेटर रहेगा वो कैपिटल नहीं, बड़ा रहेगा, बड़ी ABCD वाला कैपिटल लेटर रहेगा। फिर बाद में सेकेंड में हमने सेकेंड रूल हमारा था कि किसी भी सेंटेंस का सही अर्थ या क्लियर अर्थ प्रकट करने के लिए हम उसको एक क्रम में रखते हैं। क्रम रहेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे रहे सेंटेंस का, रामू ईट्स मैंगो, के रामू आम खाता है, तो रामू हुआ सब्जेक्ट, फिर बाद में वर्ब हुई ईट्स, लास्ट में हो ऑब्जेक्ट मैंगो। ठीक है, तो ये रामू ईट्स मैंगो, तो ये सही क्रम में रखा। अगर हम लोग मान लो पहले मैंगो रख दिया कि मैंगो ईट्स रामू, तो ये इसका अर्थ नहीं निकलेगा। है वर्ड्स का ग्रुप लेकिन अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये सेंटेंस नहीं रहेगा। तो सेंटेंस का दूसरा नियम है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के क्रम में ही इसको रखा जाता है। तीसरा नियम है कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो भी चलेगा, लेकिन बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कोई सेंटेंस क्लियर और पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे अभी देखा रामू ईट्स मैंगो, तो इसमें वर्ब है ईट्स और सब्जेक्ट है रामू। अगर मैंगो ऑब्जेक्ट है, अगर मैंगो नहीं रहेगा तो भी चलेगा कि रामू ईट्स, रामू खाता है, क्या खाता है पता नहीं, उसके बाद जो चीज़ होगी वो खाएगा, लेकिन अर्थ तो निकल रहा है कि रामू खाता है। अगर मान लो रामू मैंगो, कि रामू आम, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। या फिर ईट्स मैंगो, कि आम खाता, अब आम का अर्थ, पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है। तो बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब के कोई सेंटेंस पूरा नहीं रहता। फिर बाद में हमने लास्ट में बोला कि सेंटेंस खत्म हो लास्ट में, तो वहाँ पर अगर सिंपल वाक्य है तो फुल स्टॉप, प्रश्नवाचक वाक्य है तो इंटरोगेटिव मार्क हो, अगर विस्मयदिबोधक वाला है तो वहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे पीछे। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं सेंटेंस के काइंड्स। तो सेंटेंस 5 काइंड्स, ठीक है, कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं वाक्य के। 5 प्रकार के वाक्य हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा, सबसे पहला है सेंटेंस है कि एसेरेटिव सेंटेंस, यानी कथनवाचक वाक्य। दूसरा है सेकंड नंबर इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर पे है इम्परेटिव सेंटेंस, यानी आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। फोर्थ नंबर है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छाबोधक वाक्य।
और लास्ट में बचा पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयदिबोधक वाक्य। अब इन पांचों के बाद तो डिटेल से पढ़ते हैं कि कौन सा, हम पहचान कैसे करेंगे कि ये वाक्य असर्टिव है या इंटरोगेटिव है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट अपना है कि असर्टिव सेंटेंस यानी कथनवाचक वाक्य। तो इसकी पहचान क्या होती है कि वह वाक्य जो किसी वर्णन को प्रस्तुत करे या सूचना दे, मतलब किसी का वर्णन करे, किसी के बारे में हमें बताए, साधारण भाषा में नॉर्मल सा सेंटेंस, सिंपल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला, वो रहेगा असर्टिव। अब इसका फॉर्मूला क्या आता है देखो कि सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब भी आती है और मैन वर्ब भी आती है। अब देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखा है कि देयर इज़ आवर स्कूल, कि वहाँ हमारी स्कूल है। कहाँ पर? वहाँ पर। जैसे आप छत पे खड़े हो शाम के टाइम और आपके घर की छत से स्कूल का ऊपर वाला, बिल्डिंग वाला ऊपर वाला कोना दिख रहा था, आप क्या बोलोगे? देखो वहाँ पर हमारी स्कूल है। ठीक है, तो सूचना दे रहे स्कूल के बारे में, हम किसी को बता रहे हैं नहीं कि वहाँ पर हमारी स्कूल है। अकेले को नहीं बोलेंगे, अकेले हमने स्कूल देखी तो हाँ भाई है। हमारे पास में कोई दोस्त खड़ा उसको बताएंगे, देख वो स्कूल हमारी, वो देख वो दिख रहा है लंबा लंबा वो एक पेड़, उस पेड़ के पीछे वाली है ना वो येलो कलर की दीवार, वो हमारी स्कूल की दीवार है। तो ऐसे हम किसी को सूचना देंगे, बताएंगे किसी के बारे में, वर्णन करेंगे स्कूल का। सेकंड में लिखा है, सेकंड एग्जाम्पल है कि रामू वाज प्लेइंग हॉकी, कि रामू हॉकी खेल रहा था। रामू तो सूचना दे रहा रामू के बारे में कि क्या कर रहा था, हॉकी खेल रहा था। तो ऐसे वाक्य को अपन क्या बोलेंगे? कथनवाचक यानी असर्टिव सेंटेंस, जो किसी मतलब किसी के बारे में सूचना देंगे। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। कि अब इसकी पहचान कैसे करेंगे? पहचान नॉर्मल सी सिंपल। इंटरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले पहचान में आता है क्योंकि पीछे प्रश्नवाचक निशान रहता है। लेकिन प्रश्न भी कितने प्रकार के होते हैं पता नहीं। कोई किसी को दुखी करने के लिए पूछता है, कोई खुशी से पूछता है, कोई किसी को चिढ़ने के लिए पूछता है, कोई ऐसे कुछ जानने के लिए पूछता है। तो उस प्रकार से प्रश्न भी अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य समझ में जल्दी आता है, मतलब पहचान में आ जाता है क्योंकि प्रश्नवाचक निशान पीछे रहता है। अब इसकी तो देखते हैं इसकी पहचान क्या है कि वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो या फिर वह वाक्य जो प्रश्न पूछे, कि ऐसा वाक्य किसी न किसी को प्रश्न पूछ रहा है, वो होगा प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब प्रश्नवाचक वाक्य किन किसी बातों को फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला कि WH टाइप वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, ये सब। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, हैव, डिड, डू, डज, ये सब क्या होती है? हेल्पिंग होती है। अगर ये सबसे पहले आए तो भी प्रश्नवाचक वाक्य बन सकता है। फिर मॉडल, आई एम एनी मॉडल, तो मॉडल आए तो भी वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य बन सकता है। बाकी पीछे है जैसे जैसे रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन। पहला लिखा है कि हाउ आर यू, हाउ आर यू, कि तुम कैसे हो। इसमें कैसी फीलिंग आ रही है? मतलब किसी के बारे में पूछ रहे हो, उसकी हालत के बारे में। फाइन, आई एम फाइन, ठीक है। तो ये हुआ WH टाइप वाला प्रश्न। फिर सेकंड देखते हैं विल हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के पहले रखने के बाद में क्या होता है? वो प्रश्नवाचक वाक्य बन जाता है। जैसे विल यू गो टू स्कूल, के क्या तुम स्कूल जाओगे। अब इसको सिंपल बनाया तो कि यू विल गो टू स्कूल, के तुम स्कूल जाओगे। और प्रश्नवाचक विल यू गो टू स्कूल, के क्या तुम स्कूल जाओगे। ये हेल्पिंग वर्ब से बना। फिर तीसरा है मॉडल वाला, हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल रख दो, प्रश्नवाचक बन जाएगा। जैसे कैन यू डू एवरीथिंग, कि क्या तुम सब कुछ कर सकते हो। जैसे एक लड़का बोलता है मैं यही भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, ऐसे कूद सकता हूँ, ऐसे दौड़ सकता हूँ। तो फिर एक लड़का गुस्से से बोलते कि क्या तुम सब कुछ कर सकते हो। तो ये मतलब कोई इच्छा से पूछता है, कोई गुस्से से पूछता है, कोई अलग प्रकार से पूछता है, ठीक है। तो कैन मॉडल है, तो हेल्पिंग वर्ब और मॉडल से शुरू होकर भी हम किसी को प्रश्नवाचक प्रश्न पूछ सकते हैं। जैसे कैन यू डू एवरीथिंग, अब इसका नॉर्मल वाक्य बने तो यू कैन डू एवरीथिंग, कि तुम सब कुछ कर सकते हो, या फिर क्या तुम सब कुछ कर सकते हो। फिर अपना तीसरा सेंटेंस है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञा या प्रार्थना सूचक। अगर किसी सेंटेंस में हमें ये फीलिंग आए कि ये किसी न किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर किसी को ऑर्डर दे रहा, तो क्या होगा? वो होगा एक इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसकी पहचान कि वह वाक्य जिससे किसी आदेश, सलाह या प्रार्थना यानी ऑर्डर, एडवाइस एंड रिक्वेस्ट इसका बोध हो। हमें सेंटेंस में लगना चाहिए कि किस प्रकार का सेंटेंस है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है, अब इसमें बताना आपके मतलब कि ओपन योर इंग्लिश बुक, क्लास में टीचर आता है
और आते ही बच्चों को बोलते ओपन योर इंग्लिश बुक। तो इसमें क्या है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आपको ऑर्डर दे रहे हैं या फिर आपसे आपको सलाह दे रहे हैं। रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहे, सलाह भी नहीं दे रहे, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है। तो ओपन योर इंग्लिश बुक, ऑर्डर आया। फिर सेकंड में सिट डाउन। जैसे कोई आदमी ज़्यादा बोलता है, सब दिन खड़े होकर बोलता है, तो उसको बोलते भाई तू नीचे बैठ, आप नीचे बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तो ये एक सलाह है, ठीक है। फिर लास्ट में तीसरा, डोंट वेस्ट योर टाइम, कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो ये आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता कोई, आप सब दिन घर पे पढ़े तो होमवर्क नहीं करते हो, कोई स्कूल पढ़ाई नहीं करता है, हैं सब दिन पढ़े तो कोई बोलता है भाई टाइम क्यों वेस्ट करता है, तू आपको सलाह दे रहा है, आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हाथ जोड़ के, भगवान आप है ना, अपना टाइम बर्बाद मत करो। आपसे कोई ऐसा नहीं कहेगा, आपको सलाह ही देंगे, ये एडवाइस होती है, ठीक है। ये वो हमारा तीसरा सेंटेंस, इंपोरेटिव सेंटेंस। आगे हम देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा बोधक। अब देखो इसमें इसकी क्या विशेषता होती है, पहचान क्या होती है। अगर कोई सेंटेंस लेके हम कैसे पहचान पाएंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव ने पढ़ लिया, इंपरेटिव पढ़ लिया, एसरेटिव पढ़ लिया। अब आगे चौथा हमारा ऑप्टेटिव, यानी इच्छा बोधक। इसकी पहचान है कि इच्छा या अभिलाषा प्रकट करने वाला वाक्य। कि मतलब मान लो हमें इच्छा है किसी प्रकार की, तो इच्छा प्रकट हम किस सेंटेंस में लगना चाहिए कि किसी की इच्छा है। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी उम्र लंबी हो। ये एक इच्छा है, अभिलाषा, हम किसी को हमारे मन से दे रहे हैं कि हाँ भाई आपकी उम्र लंबी हो, आप दीर्घायु हो। तो ये एक अभिलाषा है, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं इनके बारे में। हमारा कोई बड़ा आदमी के पैर छूते तो क्या बोलता है कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे, मे गॉड यू लिव लॉन्ग, ठीक है। तो ये उनकी इच्छा है। फिर है अभिलाषा, फिर मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको संतुष्ट करे। फिर आगे हम देखते हैं, ये तो हो गया हमारा कि मे गॉड ब्लेस यू, कि भगवान आपको आशीर्वाद दे। फिर लास्ट में बचा अपना पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय बोधक वाक्य। इसमें क्या होता है कि ऐसा सेंटेंस, उसमें हमें जैसे कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें हमें हर्ष यानी खुशी, घृणा यानी नफरत, विस्मय या थोड़ा ऐसा अलग प्रकार की कोई फीलिंग, क्रोध, गुस्सा आए, ऐसे वाक्यों का हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जाम्पल देख दे हमारा कि हुर्रा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, कि हुर्रे कि हम मैच जीत गए, हम मैच जीत चुके हैं। मतलब मान लो लास्ट जैसे अपना वर्ल्ड कप जीता था इंडिया 2011 में, लास्ट बॉल पे MS धोनी ने सिक्सर लगाया था। जैसे ही सिक्सर लगाया था सारी दुनिया और अपना पूरा भारत एक से कि हम मैच जीत गए। तो ये खुशी है। तो खुशी को प्रकट करने वाला सेंटेंस, खुशी को प्रकट करने वाला सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। फिर अलास माई पर्स हैज़ लॉस्ट, पर्स यानी अपना होता है जिसमें पैसा रखते अपन, क्या रे मेरा बटुआ खो गया, तो ये दुख होता है, ठीक है। घृणा मतलब विस्मय के या दुख हुआ, इसमें दुख प्रकट हो रहा है। तीसरा बचा है लास्ट में कि हाउ ब्यूटीफुल द वाइट रोज इज, के सफ़ेद गुलाब कितना सुंदर है। तो ये खुशी दे रहा है, ठीक है। तो जिस वाक्य में हमें लगे कि हर्ष, खुशी हो रही है, दुख हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, ठीक है। और इसका लास्ट में ऐसा निशान आता है एक्सक्लेमेशन वाला। तो ये हुए आपके 5 सेंटेंस के प्रकार। आपको होमवर्क वीडियो के बाद में सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके।